हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है दिव्य और आप सबका स्वागत है विजुअल नेक्सस बायोलॉजी में। तो जैसे कि आप यहाँ पे मेरी प्रोफाइल देख ही पा रहे हैं, मेरा नाम ठीक है दिव्य है। मैं प्रोफेसर हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन मैंने गेट जीसेट जैसे नेशनल और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। और मैंने 2 रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए जिसके टाइटल और रिसर्च पेपर का जो जर्नल है उस वो आपके सामने है। आप ये चाहे तो इस रिसर्च पेपर को गूगल में आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आपको रिसर्च पेपर मिल जाएगी इसके टाइटल को अगर आप कॉपी और पेस्ट करेंगे गूगल में। तो आज हमारा जो ये सेकंड पार्ट होगा, जो कि हमारा सेल स्ट्रक्चर और सेल फंक्शन वाला जो हमारा यूनिट है उसका पहला पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है लेक्चर का। ये हमारा दूसरा पार्ट है जहाँ पे हम लॉजिस्टिक की बात करेंगे। लॉजिस्टिक यानी कि जो हम बात करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नहीं, पर लॉजिस्टिक की बात करें कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, जो कि आपको इस डायग्राम में अच्छे से दिख रहा है कि हम कोप 2 की बात करेंगे, कोप 1 की बात करेंगे और दूसरी जो चीज़ें इसमें जो थोड़ा आपका स्टैंडर्ड होगा वो शायद अप हो सकता है। बट हम मान सकते हैं कि जो नीट है वो नेशनल लेवल की एग्ज़ाम्स है, ठीक है। तो वो शायद आपको डेप्थ में पूछ भी सकती है, तो इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है, तो हम वही चीज़ आज करने वाले हैं, ठीक है। देखिए कितना आपको एक ब्यूटीफुल डायग्राम यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से आप अच्छे से इसे विजुलाइज कर सके और समझ सके। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो एक सेल का मास्टर क्लास होता है कि कोई भी अगर आप प्रोडक्शन करते हैं किसी प्रोटीन का, किसी एंजाइम का, तो उसे एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ले जाए, ठीक है। तो उसी लॉजिस्टिक की आज हम बात करने वाले। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज कंटिन्यूअस डायनामिक नेटवर्क रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, sorting, delivery proteins and lipids, and rather the isolated organelles, think it is the highly efficient postal service। जैसे कि हम सबको बताएं कि जो भी कुरियर सर्विस कैसे काम करती है कि एक जगह पे कहीं पे फैक्ट्री होती है, वहाँ से फिर किसी वेयर हाउस में कोई पार्सल या फिर कोई चीज़ें जाती है और वेयर हाउस से फिर वो अपने अपने एड्रेस पे जा पाऊँ उसकी डिलीवरी हमें करनी होती है, वहाँ से वो चीज़ें निकल जाती है। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे चलने वाली लॉजिस्टिक की हम बात करेंगे। तो हम बात करने वाले द फैक्ट्री। फैक्ट्री हम किसे कहेंगे? हम फैक्ट्री कहने वाले न्यूक्लियस को और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि न्यूक्लियस के आसपास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बना के रखी हुई है। आपको अच्छे से यहाँ पे जो पिक्चर है डायग्राम में वो दिख रहा है जिसकी वजह से आप विजुअलाइज कर पा रहे हो। और अगर इसकी हम बात करें तो ये गोल्गी है और ये दूसरे सेल ऑर्गेनल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो फैक्ट्री है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ से चीज़ें बनेगी और फिर वो जाएगी गोल्गी एपार्टस तक, जिस गोल्गी एपार्टस को हम वेयर हाउस की तरह ट्रीट करने वाले, ठीक है। उसके बाद आएगी डिलीवरी व्हीकल की बात, जो कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है। और फाइनल डेस्टिनेशन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकती है, लाइसोसोम हो सकते हैं, या फिर कोई ऑल और सेक्रेटरी वेसिकल, या फिर कोई ऑल और सेल ऑर्गेनल्स को। तो इसे हम अगर इजी वे में देखें तो जो कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसे हम ईआर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ के अगर हम बात करें तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर हम इसे शॉर्ट में ही बता देते हैं आपको। देखिए ईआर यानी कि फैक्ट्री, फिर आपका जो गोल्गी होगा वो आपका वेयर हाउस होगा जहाँ पे पैकेजिंग होगी। फिर आपके जो अदर ऑर्गेनल्स होंगे वो आपका डिलीवरी एड्रेस होगा या फिर डिलीवरी डेस्टिनेशन, या फिर हम इसे फाइनल डेस्टिनेशन बोल सकते हैं, फाइनल डेस्टिनेशन। और अगर हम व्हीकल की बात करें तो यहाँ पे कोप 1 होगा, कोप 2 हो गए, क्लेथरिन वेसिकल, तो इस सब चीज़ों के आज हम डील करने वाले, बात करने वाले। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि मैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अच्छे से बताने वाला हूँ। तो आप देख लीजिए जो ये चीज़ें हैं, अगर हम बात करें, देखिए इसकी हम सिस्टर्नी की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ईआर आर्किटेक्चर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइज फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलोप। न्यूक्लियर एनवेलोप के आउटर मेम्ब्रेन से अराइज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं।
ठीक है। और डिवाइड इनटू डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जोन, तो एक एक फंक्शन जोन में हम इसे डिस्टिंग करेंगे। पहला होगा सिस्टर्नी, जो कि रफ ईआर है। रफ ईआर यानी जहाँ पे आपको राइबोसोम देखने को मिलेंगे। फ्लैटन होगा, आप देख पा रहे हैं इसका शेप। अनब्रांच होगा, कोई भी ब्रांच नहीं है। राइबोसोम्स आर एंकर्ड हियर बाय स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन्स कॉल्ड राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2। ये आपको राइबोफोरिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ट्यूब्यूल्स जो कि स्मूथ ईआर में होगा, जो कि आपके ब्रांच लोग है, इरेग्युलर ब्रांचिंग नेटवर्क्स लैकिंग राइबोसोम्स एंड राइबोफोरिन। यहाँ पे किसी भी तरह के राइबोसोम या राइबोफोरिन नहीं होंगे, इसलिए हम इसे स्मूथ ईआर कहते हैं और उसे हम रफ ईआर कहते हैं। तो ये ट्यूब्यूल्स होगा और वो सिस्टर्नी के फॉर्म में होगा। अगर हम वेसिकल्स की बात करें तो ओवल एलिमेंट फ्री ऑफ द राइबोसोम्स। और अगर हम प्लांट स्पेसिफिक्स की बात करें तो द ईआर पासिस बिटवीन द प्लांट सेल वाया प्लाज्मोडेस्माटा इन द फॉर्म ऑफ डेस्मोट्यूब्यूल्स, जो कि स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख पा रहा है। ये जो डेस्मोट्यूब्यूल्स के द्वारा ये प्लांट सेल में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एंटरिंग द सिस्टम वाया टारगेटेड ट्रांसलोकेशन। टारगेट ट्रांसलोकेशन मतलब आपको सिंपल से हम बात करें तो आपको पूरा जो भी एड्रेस है उसके साथ ही आपको जो डिलीवरी पहुंचानी है। तो प्रोटीन मस्ट क्रॉस ईआर मेम्ब्रेन टू एंटर द लॉजिस्टिक नेटवर्क। पहले आपको फैक्ट्री से तो बाहर निकलना पड़ेगा लॉजिस्टिक नेटवर्क में एंट्री करने के लिए, तो वही चीज़ें है। अचीव दिस वाया द टू मैकेनिज्म गाइडेड बाय द स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंस द एंट्री टिकट। जैसे कि हम अगर बात करें तो अगर किसी फैक्ट्री से कोई भी प्रोडक्ट निकलता है तो उसकी क्वालिटी चेक होती है। क्वालिटी चेक होने के बाद ही उसे हम लॉजिस्टिक जो हमारा नेटवर्क है उसमें हम उसे एंट्री देते हैं। ठीक है। तो वो क्वालिटी चेक यानी कि एंट्री टिकट। तो एंट्री टिकट किस तरीके से मिलेगी? अगर को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन है, ये ट्रांसलेशन अभी साथ में साथ चल रहा है और आपका ट्रांसलोकेशन हो रहा है तो अलग तरीके से होगा। और अगर आपका ट्रांसलेशनल खत्म हो गया, पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन, तो वो अलग तरीके से होगा। ठीक है। देखिए, अकर ड्यूरिंग द सिंथेसिस द एन टर्मिनल ईआर सिग्नल सीक्वेंसेस इन रिकॉग्नाइज बाय द सिंगल रिकॉग्निशन पार्टिकल, जिसे हम कहते हैं एसआरपी। बाइंड्स इट्स रिसेप्टर से बाइंड होगा और डायरेक्टिंग द राइबोसोम विद द सेक 61। यहाँ पे सेक 61 होगा तो ट्रांसलोगन चैनल होगा। और अगर हम यहाँ पे पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन की बात करें कि जो आफ्टर कंप्लीट सिंथेसिस इन द साइटोसोल, साइटोसोल में सिंथेसिस कंप्लीट होने के बाद की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि फॉर्म्ड प्रोटीन इज पुल्ड थ्रू अ सेक 62। देखिए यहाँ पे सेक होगा 62, 63, 71 और 72। कॉम्प्लेक्स बाय द बीप चेपरॉन प्रोटीन, अ प्रोसेस रिक्वायरिंग एटीपी हाइड्रोलाइसिस। एटीपी हाइड्रोलाइसिस मतलब कि ये यहाँ पे एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हो गए, उसका हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है। और उसका हम यूज़ करेंगे। ये थोड़ी चीज़ें आपको डेप्थ में नीट के लिए, बट आपको याद रख सकते हैं आप, तो अच्छी से बातें आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम देखिए बात करें यहाँ पे को ट्रांसलेशनल की और दूसरी हम बात करें पोस्ट ट्रांसलेशनल की, ट्रांसलोकेशन की, तो यहाँ पे आपको एसआरपी चाहिए, सेक 61 चाहिए, और यहाँ पे आपको क्या चाहिए? सेक 62, 63, 71 एंड 72। ठीक है। इसकी इतनी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी चीज़ें हमने क्या बोली कि यहाँ पे जो एटीपी है उसका हाइड्रोलाइसिस होगा, मतलब कि एटीपी से यहाँ पे कन्वर्ट होगा एडीपी, और जो भी एनर्जी होगी वो आपके लिए रिलीज होगी, जहाँ पे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना है, किस तरीके से क्या चीज़ें चल रही है। और अगर हम बात कर रहे हैं एक वेसिकुलर ट्रांसपोर्टर की, तो वो किस तरीके से होगा? देखिए, जो कार्गो होगा बिटवीन द ईआर गोल्गी एंड बियॉन्ड द रिक्वायर्ड टेम्पररी डिलीवरी व्हीकल कॉल्ड द वेसिकल। एवरी ट्रांसपोर्ट इवेंट फॉलो 4 डिस्टिंक्ट फेसेस। इस तरीके से होगा जैसे कि हम सब अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों से ऑर्डर करते हैं, तो वो किस तरीके से होगा कि जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर उनकी फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन की एक ब्रांडिंग वाली पैकेजिंग होती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये चीज़ अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से आई हुई है।
तो यही सब चीज़ें है कि ये जो आपको ब्राउन कलर के जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, वो कोटेड प्रोटीन से गैदर ऑन द डोनर मेम्ब्रेन एंड फोर्सिंग टू कव द कैप्चर स्पेसिफिक कार्गो। जो हमें कार्गो पहुंचाना है उसके आसपास ही इस तरीके से कवर करेगी। ये देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक एक सिंगल को, कि जिसकी वजह से ये प्रोटेक्ट भी रहे और इसमें डैमेज भी ना हो, और ये एक सही एड्रेस तक पहुंच जाए, ठीक है। दूसरी अनकोटिंग की हम बात करें, जब ये अनकोटिंग होती है, द वेसिकल सेट्स इट्स प्रोटीन कोट टू एक्सपोज द डॉकिंग मार्कर्स। डॉकिंग मार्कर्स जो यहाँ पे होते हैं, जो आपको दिख रहे हैं, उसे एक्सपोज करने के लिए कोटिंग मतलब रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से थेथरिंग एंड डॉकिंग, मतलब कि ये जहाँ पे उसे जाना था, जिस जगह पे उसे जाना था एड्रेस पे, वहाँ पे वो जाएगी और अपने आप को थेथरिंग करेगी, जिसकी वजह से वो पहचानेगी कि मुझे यहीं जाना था और यहीं पर मुझे जो अपने कार्गो है वो रिलीज करना है। मोटर प्रोटीन्स लाइक डाइन और काइनेसिन इसमें हेल्प करेगी, ये जो आपको दिख रहे हैं, जो साइटोस्केलेटन पे होते हैं। ट्रांसपोर्ट द वेसिकल अलोंग माइक्रोट्यूब्यूल्स टू द टारगेट वेयर द थेथरिंग एंड प्रोटीन्स एस्टैब्लिश इनिशियल कॉन्टैक्ट। इनिशियल कॉन्टैक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए ये किस तरीके से कॉन्टैक्ट हो रहा है किसी ऑर्गेनल और इसके बीच में। जहाँ पे आपको वी स्नेर और टी स्नेर देखने को मिलेगी, जो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और जो हमारा कार्गो होगा उसे रिलीज करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो यही यहाँ पे चीज़ चल रही है, देखिए, वेसिकल मेम्ब्रेन मर्ज विद द टारगेट मेम्ब्रेन एंड रिलीजिंग द कार्गो। ये सिंपल तरीके से वैसे ही चल रहा है जैसे कि कई बार हमें पता है कि कुछ ऐसे हम कुरियर से या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट मंगवाते हैं जो एक एक्सपेंसिव होता है, तो वो हमसे जब भी आपको प्रोडक्ट देगा तब आपसे वो ओटीपी लेगा। उसका मतलब क्या हुआ कि वो ये इंश्योर करना चाहता है कि उसने जिस पर्सन ने ऑर्डर दिया है उसी को उसने वो प्रोडक्ट है वो हैंड ओवर किया है। वो इंश्योर करने के लिए वो आपसे ओटीपी मांगेगा, ठीक है। उसके बाद ही वो आपको ऐसा एक्सपेंसिव जो ऑर्डर होगा वो आपको देगा, प्रोडक्ट आपको देगा। तो यही यहाँ पे चीज़ें चल रही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अगर हम बात करें कोप 2 और कोप 1 की बात करें, तो कोप 2 क्या है कि जो आपको ईआर से, ये ईआर है, ईआर से यहाँ पे गोल्गी की तरफ जाएगा, ठीक है, उसे हम कोप 2 बोलेंगे, जो कि एक एंटीरोग्रेड पाथवे है। और जो कोप 1 है वो आपको गोल्गी से जाएगा ईआर की तरफ, जिसे हम रेट्रोग्रेड पाथवे बोलेंगे। वो क्यों हमें रेट्रोग्रेड पाथवे की ज़रूरत है वो भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, कैरीज द प्रोटीन फॉरवर्ड फ्रॉम ईआर टू द एजिक एंड द गोल्गी एपेटस। अगर हम बात कर रहे हैं कि जो ये तो सिंपल चीज़ें है कि आपने मान लीजिए कि ऑर्डर किया है अमेज़ोन से, तो वो अमेज़ोन से जो आपका ऑर्डर होगा या फिर फ्लिपकार्ट से आपका ऑर्डर होगा वो आपके पास आ जाएगा। बट मान लीजिए कि उस ऑर्डर में कुछ भी डैमेज हुआ, कोई भी जो आपका पार्ट है वो मिस हुआ, या फिर कोई और दिक्कत आपको आई, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उस चीज़ को रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे ये रिटर्न की बात है, रिटर्न्स द एस्केप प्रोटीन एंड रिसाइकल द मशीनरी फॉरवर्ड फ्रॉम द गोल्गी टू ईआर। तो रिटर्न करने की जो हम पॉलिसी की बात करते हैं, वो रिटर्न की पॉलिसी भी यहाँ पे हमारा सेल भी रखता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ डैमेज हो गई, कोई चीज़ एस्केप हो गई, कोई चीज़ मिस हो गई प्रोटीन में, तो फिर आप उस चीज़ को आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि उससे फिर एक बड़ा डैमेज होने की एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसलिए वो वहाँ पे क्वालिटी टेस्ट करके अगर उसमें कुछ भी डिफेक्ट हुआ तो वो चीज़ ईआर की तरफ वापस चली जाएगी, जिसकी वजह से हमें कोप 1 यानी कि रेट्रोग्रेड पाथवे की भी ज़रूरत होती है। और अगर हम दूसरी बात करें कि अगर गोल्गी से दूसरे ऑर्गेनल्स की तरफ कोई चीज़ जा रही है, तो वो जाएगी क्लेथरिन वेसिकल से, ठीक है। हैंडल्स टू वे ट्रैफिक बिटवीन द ट्रांस गोल्गी नेटवर्क एंड द एंडोसोम एंड लाइसोसोम एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपके ये गोल्गी से अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जा रहे हैं, आपके यहाँ पे एंडोसोम की तरफ जा रहे हैं या फिर लाइसोसोम की तरफ जा रहे हैं, तो वो ट्रांस गोल्गी से जाएंगे, जबकि ये सीस गोल्गी होता है, ठीक है। यहाँ पे हम सीजीएन बोलेंगे, सी जी और एन, और ये होगा टीजीएन ट्रांस गोल्गी, और ये होगा सीस गोल्गी। ये सीस फेस होगा, ये ट्रांस फेस होगा गोल्गी का। तो इस तरीके से सभी चीज़ें चलने वाली है। जो मैंने आपको ओटीपी की बात की कि जब भी हम कोई एक्सपेंसिव चीज़ मंगवाते हैं तो ओटीपी की वहाँ पे बात होती है, तभी वो आपको वो चीज़ डिलीवर करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है, देखिए, प्रिसीशन डॉकिंग वाया रेप्स एंड स्नेर्स। तो ये रेप्स क्यों हो रहा है कि हाउ डज द वेसिकल
know exactly where to fuse and it relies on the two part molecular identification system। जो मैंने यही चीज आपको आइडेंटिफिकेशन की बात की कि जो आपका डिलीवरी बॉय है उसे कैसे पता चलेगा कि जिस पर्सन को मैं ये जो पार्सल है वो हैंड ओवर कर रहा हूँ वो एग्जैक्ट वही पर्सन है, ठीक है। वो तो आपको जानता नहीं है, तो वो ओटीपी के थ्रू ये आपको इंश्योर करेगा कि जिस जो प्रोडक्ट उसने ऑर्डर किया है वो इसी पर्सन ने ऑर्डर किया है और इसे मैं देने वाला हूँ, इसे ही मैं हैंड ओन करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए ही वो ये चीज़ें आपसे ओटीपी लेगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही बोल रहे हैं हमारा प्रोटीन कि भाई उसे कैसे पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे फ्यूज होना है और कहाँ पे अपना जो कार्गो है वो रिलीज करना है। तो वो दो तरीके से पता चलेगा, एक तो रेब प्रोटीन होगा, रेब प्रोटीन के पास एड्रेस होगा कि हमें कहाँ पे जाना है, ठीक है। और जो वी स्नेर और टी स्नेर होगा वो एक दूसरे के साथ जुड़ के आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये जो ऑर्गेनल्स है ये वही है जहाँ पे हमें जाना था और हम जो कि हमारा राइट डिलीवरी स्टेशन है वहाँ पर हम डेस्टिनेशन तक पहुँच गए और हमारा जो कार्गो है वो हमें अब रिलीज करना है। तो यही चीज़ यहाँ पे चलेगी। ये देखिए द स्मॉल जीटीपीएस दैट गाइड द वेसिकल टू करेक्ट टारगेट, जो कि मैंने बात की रेप प्रोटीन। तो ये जो रेप प्रोटीन है वो आपका जीपीएस की तरह वर्क करेगा, ठीक है। आपको ट्रैक करेगा कि आपको कहाँ जाना है, उसके पास एड्रेस रहने वाला है। रेप 1 की बात करें तो वो ईआर से गोल्गी तक आपका हेल्प करेगा, वहाँ पे प्रेजेंट होगा। अगर रेप 5 होगा तो वो अर्ली एंडोसोम में होगा। अगर रेप 7 होगा तो वो लेट एंडोसोम टू लाइसोसोम में होगा। और अगर हम स्नेर प्रोटीन की बात करें, लॉक एंड की, जैसे कि हम घर में कोई भी हमारा लॉक होता है तो उसमें हम एक पर्टिकुलर की ही उसे लॉक को अनलॉक कर सकती है, उस लॉक को खोल सकती है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर ये जो हमारा वी स्नेर और टी स्नेर एक दूसरे के साथ लॉक एंड की तरह अटैच हो जाए और उस चीज़ को अनलॉक कर ले, उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर ले, तभी वो कार्गो वहाँ पे रिलीज होगा, वरना नहीं होगा। वंस द थेटर बाय रेप्स, एक थेटर यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे ये थेटरिंग फैक्टर है, यहाँ पे उसने आइडेंटिफाई कर लिया। टू पार्ट मोलिकुलर आइडेंटिफिकेशन की इसलिए हम बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो टू पार्ट है उसकी हम क्यों बात कर रहे हैं। देखिए ये टू पार्ट की हम क्यों बात कर रहे हैं, टू पार्ट मोलिकुलर आइडेंटिफिकेशन की। तो एक काम करेगा आपका रेब प्रोटीन, ठीक है, और दूसरा काम करेगा आपका स्नेर प्रोटीन। वो दोनों जब इंश्योर कर लेंगे तभी ये चीज़ आपका कार्गो यहाँ पे रिलीज होगा, ठीक है। ये रेप प्रोटीन इंश्योर कर रहा है ये थेथरिन के थ्रू, और ये वी स्नेर और टी स्नेर देख रहे हैं कि लॉक एंड की तरह हमारे जो भी नेटवर्क है उसके साथ अटैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या ये यही चीज़ है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर ये दोनों रेप प्रोटीन और वी स्नेर टी स्नेर दोनों ने अगर कंफर्म कर लिया उसके बाद ही वहाँ पे आपका जो कार्गो है वो रिलीज होने वाला है। ऑन द वेसिकल, V snare on the vesicle intertwines with the T snare on the target membrane. This pairing forces the lipid bilayer together until they fuse। जो V snare होगा, ये जो आपका V snare है वो कहाँ से होगा, वो ऑन द वेसिकल इंटरवाइन होगा। वो यहाँ पे आपको अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो वो वेसिकल से आएगा V snare। और जो T snare होगा वो आपका जो टारगेट जो आपका मेम्ब्रेन होगा उस पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो वो एक दूसरे से जब जुड़ेंगे वी और टी स्नेर, और अगर अच्छे से जुड़ गए लॉक एंड की तरफ, ठीक है, तभी वो इंश्योर करेंगे कि यही जगह है जहाँ पे हमें अपना कार्गो रिलीज करना है। तो ये जो मैकेनिज्म पूरा है वो शायद आपको थोड़ा टफ या फिर आपको लग सकता है कि थोड़ा हम डेप्थ में जा रहे हैं, बट यहाँ से शायद क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में, क्योंकि अगर वो थोड़ा भी टफ पेपर निकालेगा तो यहाँ से क्वेश्चन आने ही वाले हैं। अगर हम दूसरी बात करें, गोल्गी एपेटस इज द सेल्यूलर शॉर्टनिंग सेंटर। क्यों सेल्यूलर बात करें, जो ये सीस फेस है हमारा वो टूवर्ड्स द ईआर होगा, और ये ट्रांस फेस है वो टूवर्ड्स द अदर ऑर्गेनल्स, ठीक है। ये हमारा हो गया टीजीएन, ये सीजीएन सीस गोल्गी नेटवर्क, ये हो गया ट्रांस गोल्गी नेटवर्क, यहाँ पे सीस और ये मीडियल और ये ट्रांस। तो ये जो पांचों चीज़ है वो किस तरीके से कहाँ पे हेल्पफुल है ये यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देखिए जो सीस गोल्गी नेटवर्क है, द रिसीविंग डॉक, जो ईआर से आएगा उसे वो रिसीव करेगा। सीस कंपार्टमेंट इनिशियल प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेस इनिशियल होगा, मतलब प्रोसेस स्टार्ट होगा।
मीडियल कंपार्टमेंट में क्या होगा, द केमिकल मॉडिफिकेशन लाइक ग्लाइकोसाइलेशन अकर्स, कुछ भी केमिकल मॉडिफिकेशन हो सकती है, ग्लाइकोसाइलेशन होगा, एसिटाइलेशन होगा, मिथाइलेशन हो गया, या जो भी प्रोसेस की पर्टिकुलर जो हमारा फैक्टर आएगा उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी, वैसी प्रोसेस वहाँ पे होगी केमिकल मॉडिफिकेशन। ट्रांस कंपार्टमेंट की बात करें तो फाइनल प्रोसेसिंग स्टेज जहाँ पे यहाँ पे होगा। और ट्रांस गोल्गी नेटवर्क की बात करें द फाइनल डिस्पैच एंड sorting सेंटर where the molecules are packed into specific vesicle based on their chemical postcard, कि जो उसका एड्रेस होगा, जो पर्टिकुलर प्रोटीन में जो आपको देखने को मिला, जो आपने पूरा उसका स्कैन किया और आपको देखने को मिला, उस हिसाब से ही आपका जो होगा वो एड्रेस फिक्स होगा और फिर आपको उसी व्हीकल में बिठा के आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये यही चीज़ यहाँ पे है। देखिए कि आप क्वालिटी कंट्रोल की हम बात करें, रिटर्न टू द सेंटर, जो मैंने आपकी कॉप 1 की बात की थी, तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें ऐसे ही नहीं होगा। जैसे कि हमें पता है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट वाला में बोलते हैं कि आप जो है फोटो अपलोड कीजिए, क्या डैमेज आ गया या फिर क्या डिफेक्टिव है, या फिर जो भी आपके अगर आप कपड़े या फुटवेयर जैसे चीज़ें मंगवाते तो क्या आपके साइज़ में वेरिएशन हो गया, या फिर आप डिफेक्ट की बात कर रहे हैं या कोई चीज़ आपके में कम आई है कुछ प्रोडक्ट में, तो वो सभी चीज़ें कि वो आपको फोटो या फिर वीडियो अपलोड करने की बात करते हैं, तभी वो इंश्योर होते हैं कि भाई पर्टिकुलर जो हमारा कस्टमर बता रहे हैं वो सही चीज़ें है। ठीक है, तो ये क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पर भी है, हमारे सेल में भी ये साथ ही साथ चल रहा है। जो भी मैंने आपको जो मैं आपको एग्जांपल देके आपको बता रहे हूँ अमेजोन फ्लिपकार्ट की या कुरियर की बात है, तो ये सिंपल चीज़ें आपके सामने वही दिख रही है कि इस तरीके से ही हमारी सभी चीज़ें चलने वाली है। तो देखिए रेजिडेंट ईआर प्रोटीन, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे लाइक बीप, जो हमने बताया था कि ये वहाँ का रेजिडेंट है, मैंने आपके आगे की स्लाइड में बताया था। चेपरोन की हम बात करें, समटाइम्स एक्सीडेंटली एस्केप टू द गोल्गी, द सेल हैज़ द डेडिकेटेड रिट्राइवल सिस्टम। ये मैंने आपको जो बीप की बात की थी, ठीक है, और चेपरोन की बात की थी, वो मैं आपको अभी ऊपर दिखाता हूँ ताकि आप उस चीज़ में इंश्योर हो जाए। ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपका बीप, यहाँ पे लिखा हुआ है बीप, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है चेपरोन। और ये चीज़ कहाँ की है, आपके ईआर की है, ये रहा आपका ईआर। और किस चीज़ की बात करें, पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन की हम बात करें, तो वही यहाँ पे चीज़ हो रही है कि वहाँ से अगर कोई प्रोटीन आपका एस्केप हो रहा है तो आप क्या करेंगे, एक्सीडेंटली एस्केप, तो रिट्राइवल आपको करना पड़ेगा। तो ये जो KDEL जो कि टैग है, जो कि प्रोटीन का टैग है कि K से लाइसिन हो गया, L से ल्यूसिन हो गया, D और E से जो एसिडिक है ग्लूटामिक, और जो हम बात करें वो सभी चीज़ें हो गई एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड की। तो ये एक सीक्वेंस होगा उस प्रोटीन के टैग में, क्योंकि प्रोटीन एमिनो एसिड से ही बनते हैं। तो अगर उस प्रोटीन में हमने ये टैग लगा दिया KDEL वाला, तो वो कन्फर्म हो गया कि वो चीज़ अब रिटर्न होने वाली है। KDEL के टैग के बिना भी वो रिटर्न नहीं होगी। तो यहाँ पे सभी जगह पे आपको टैग की हम बात करें या फिर जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन की बात करें सिंपल लैंग्वेज में, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे चलने वाली है। जैसे कि यहाँ पे हमने बात की थी कि स्नेर और रेव वाली 2 स्टेप वेरिफिकेशन थी, जो हमने यहाँ पे 2 पार्ट दिख रहे हैं, तो वो भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन थे, आपको बता रहे थे कि भाई कहाँ पे मुझे अपना कार्गो रिलीज करना है। यहाँ पर भी ये बात करें कि भाई ऐसे ही रिटर्न नहीं होगा, अगर उसमें KDEL टैग आप लगवा दे फिर ही वो उसी पर्टिकुलर व्हीकल में जाएगा कॉप 1 में, और वो रेट्रोग्रेड जो हमारा पाथवे उसके थ्रू जाएगा वापस ईआर में। तो एस्केप ईआर प्रोटीन पोसिस स्पेसिफिक टारगेट सीक्वेंस KDEL at their carboxy terminus, and the retrieval KDEL receptor in the Golgi recognize this return to sender pin code, and the retrograde pathway, the receptors bundle escape proteins into COP1 coated vesicle and ship them strictly backward to the ER। तो यही सब चीज़ें जो मैंने अभी आपको समझाई। अगर हम बात करें सिक्रेटरी पाथवे डिलीवरी कार्गो टू द सरफेस की, सरफेस यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो कुछ हमारे प्रोटीन ऐसे होते हैं जो सिक्रेटरी होते हैं, जो हमें हमारे सेल के बाहर हमें सिक्रेट करने हैं। तो उसको किस तरीके से हम डील करेंगे, तो उसमें भी 2 चीज़ें यहाँ पे चलेगी, एक कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रेशन होगा और एक रेगुलेटर सिक्रेशन होगा। देखिए दोनों आपको पाथ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक पाथ 1 हो गया जो आपका कॉन्स्टिट्यूटिव है, और एक पाथ 2 हो गया जो आपका रेगुलेटेड सिक्रेशन है।
तो उस दोनों में डिफरेंस क्या है? एक डायरेक्ट होगा, अनरेगुलेटेड होगा, जिसमें कोई किसी भी तरह का रेगुलेशन नहीं है, आप देख पा रहे हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ कंटिन्यूस डिलीवरी ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन दोनों की डिलीवरी होगी। और जो रेगुलेटेड सिक्रेशन एज अ नेम सजेस्ट, जो कि स्टोर्ड होगा इन द मेच्योर सिक्रेटरी ग्रेन्यूल, दिस वेसिकल वेट नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्पेसिफिक सेलुलर सिग्नल ट्रिगर्स फ्यूजन एंड रिलीज। तो अगर ये रेगुलेटेड है तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपको ऐसे ही बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। जो चीज़ रेगुलेटेड होती है उसमें आपको पूरी तरीके से परमिशन की ज़रूरत होती है, तो परमिशन तभी मिलेगी जब वो आपका सिग्नल ट्रिगर करेगा, तभी आप उसमें फ्यूज कर पाओगे और बाहर की तरफ रिलीज कर पाओगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो रिलीज हो रहा है यहाँ पर भी रिलीज हो रहा है, ठीक है। और अगर रिसाइकलिंग एंडोसोम की हम बात करें, एन इंटरमीडिएट पिट स्टॉप बिफोर द रीचिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो चीज़ भी यही है, ये देख लीजिए यहाँ पर हम देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हम बात करें एंडोसोमल पाथवे की, जो ब्रिंग द एक्सटर्नल कार्गो इनवर्ट। अब एक्सटर्नल कार्गो को हम इनवर्ट क्यों कर रहे हैं एंडोसोमल पाथवे में? तो हमारे दो चीज़ें यहाँ पे होती है, एक होती है एंडोसाइटोसिस और एक होता है एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ की हम बात करने वाले हैं। देखिए, द मेम्ब्रेन system also manages incoming shipment through the endocytosis utilizing the clathrin coated vesicles AP2 adapter, ठीक है। तो फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या हुआ कि कोई भी बैक्टीरिया का कोई भी आपका फेगस हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे, सेल ईटिंग ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इनटू फेगोसोम्स। अगर ये हमारे सेल के अंदर आ गया तो हमारा सेल का अर्ली एंडोसोम करना पड़ेगा, यानी कि हमें उस सेल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अगर हमने उस चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो हमारा जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पे अपना ग्रोथ कर लेगा और जो पूरी तरीके से हमारी जो भी हमें दिक्कत हमें डिसीज करवाएगा, हमें किसी तरह का डिसऑर्डर करवाएगा, ठीक है। तो उसके लिए पूरी तरीके से जो सेल होगा वो एंडोसोम हो जाएगा, मतलब कि वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देगा। दूसरी बात करते हैं पिनोसाइटोसिस की, द सेल ड्रिंकिंग ऑफ स्मॉल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम इनटू पिनोसोम। अगर बाहर का कोई भी वॉल्यूम सेल ने बाय मिस्टेक अगर ड्रिंक कर लिया, उसने अपने अंदर ले लिया ऐसे वेसिकल के फॉर्म में, तो फिर भी एंडोसोम होगा, फिर भी आपको सेल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और अगर रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस हो गया, जो कि यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है, हाईली स्पेसिफिक अपटेक ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल्स लाइक कोलेस्टेरॉल ट्रिगर्ड बाय रिसेप्टर लिगेंड बाइंडिंग, क्योंकि हमारे सेल सरफेस में जो भी अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं लिगेंड बाइंडिंग वो प्रेजेंट होते हैं। तो अगर यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जैसी चीज़ें भी आ गई, एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो भी फिर हमारा एंडोसोम होने वाला है सेल का, जो अपने आप को डिस्ट्रॉय करेगा। क्योंकि अगर हेल्दी सेल और प्रॉपर सेल ही होगा तो ही वो अपने आप का जो भी है डेवलपमेंट कर पाएगा, वरना वो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करेगा। इसलिए सेल खुद अपना जो हम बोलते हैं कि डेथ करवा देता है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा ही हुआ है सेल ईटिंग, ठीक है। सेल अपने आप को ईट कर लेगा, मतलब अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा, तो वही चीज़ यहाँ पे चलने वाली है, ठीक है। इनकमिंग वेसिकल्स इनिशियली फ्यूज टू फ्रॉम अर्ली एंडोसोम, द प्राइमरी सॉर्टिंग स्टेशन फॉर द इनकमिंग कार्गो। तो यही चीज़ यहाँ पे चलने वाली है। और अगर हम लाइजोसोम की बात करें, आर द सेलुलर रिसाइकलिंग सेंटर। क्यों सेलुलर को रिसाइकलिंग सेंटर हम इसे बोलते हैं? लेट एंडोसोम की अगर हम बात करें, लाइजोसोम की बात करें, लेट एंडोसोम का मीनिंग क्या? एंडोसोम का हमने पता चल गया कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ आ गई कि जो हमारे सेल के लिए हानिकारक है, जो हमारे सेल को डैमेज कर सकती है, तो वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये अगर लेट एंडोसोम हो गया, अगर आपको सेल को बहुत लेट पता चला कि ये चीज़ हो गई है, तो उसके लिए भी प्रोसेस दी गई है, जैसे कि कंटेन हाईली एक्टिव एसिड हाइड्रोलाइज। जो लाइजोसोम होता है उसकी एसिडिक जो वो ज़्यादा एसिडिक होता है, डिग्रेडेड सेलुलर वेस्ट को डिग्रेड कर देता है। हाउ डू दिस डेंजरस एंजाइम सेफली रीच द लाइजोसोम फ्रॉम द गोल्गी? किस तरीके से होगा? देखिए, जो हम बात कर रहे थे कि अगर हमें रिटर्न प्रोडक्ट करना है, तो जो हमारा KDEL जो हमारा टैग था, जो हमारा प्रोटीन था, जो हमारा रेट्रोग्रेड की बात कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे अगर हमें जो लाइजोसोम की तरफ कोई चीज़ें डिग्रेड करने के लिए भेजनी है, तो वहाँ पे M6P यानी कि मेनो 6 फॉस्फेट टैग चाहिए।
तभी जो हमारा वेसिकल है, जो हमारा व्हीकल है, वो आइडेंटिफाई करेगा कि इस प्रोडक्ट को हमें लाइसोसोम की तरफ ले जाना है, लाइसोसोम में ले जाना है, ठीक है। वहाँ पे जाके हमें इस कार्गो को रिलीज करना है। इन द गोल्गी लाइसोसोम एंजाइम्स आर टैग्ड विथ मेनो 6 फॉस्फेट एंड क्लेथरिन डिलीवरी की बात करें तो रिसेप्टर इन द टीजीएन। हम सबको पता है कि अगर गोल्गी से किसी और ऑर्गेनल की तरफ जाएगा तो वहाँ पे क्लेथरिन वेसिकल ही होगा, ठीक है। जबकि हम कॉप 1 की और कॉप 2 की बात करें तो वो गोल्गी और ईआर के बीच में होते हैं। तो क्लेथरिन कोटेड वेसिकल होगा और मैच्योरेशन दिस वेसिकल्स फ्यूज विथ लेट एंडोसोम एज द इंटरनल पीएच ड्रॉप्स becomes more acidic, the enzymes detach from the receptor, एंजाइम रिसेप्टर से डिटेच होगा, द कंपार्टमेंट फुल्ली मैच्योर इनटू अ फंक्शनल लाइसोसोम। अगर हम जनरली बात करें तो जो हमारा सेल है उसकी जो भी एनवायरनमेंट होता है वो जनरली बेसिक होता है, एसिडिक नहीं होता। जबकि लाइसोसोम का जो एनवायरनमेंट होता है वो एसिडिक होता है, जो भी सभी चीज़ों को डिग्रेड करने के लिए। और लाइसोसोम को कई बार हम ऐसा भी बोलते हैं कि वो खुद एक सेल को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, ठीक है। इसलिए हम उसे सेल ईटिंग फैक्ट्री भी कई बार बोलते हैं। अगर हम प्रिवेंशन ऑफ मेम्ब्रेन असिमेट्री की बात करें, प्रिवेंशन का मतलब है उस चीज को बचाना। देखिए, द थ्रू आउट दिस मैसिव लॉजिस्टिक ऑपरेशन द ओरिएंटेशन ऑफ प्रोटीन्स विद इन द लिपिड बाइलेयर इज स्ट्रिक्टली प्रिजर्व्ड। प्रिजर्व क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपको कार्बोहाइड्रेट चेन दिखने को मिलेगा, जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में थर्ड पार्ट में हम देखने वाले हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट चेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट है, जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। तो वो किस तरीके से काम करेगा कि एज अ प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन द रफ ईआर में ये चीज सिंथेसाइज होगी एज अ प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट चेन आर एडेड टू द ल्यूमिनल साइड इनसाइड द ईआर में ल्यूमिनल साइड में वो क्या होगी, एड होगी। ड्यूरिंग वेसिकल ट्रांसपोर्ट दिस ओरिएंटेशन इज मेंटेन, कार्बोहाइड्रेट स्टे ऑन द इनसाइड ऑफ द वेसिकल। ये देखिए इनसाइड में आपको दिख रहा है। और व्हेन द वेसिकल फ्यूजेस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो ये वेसिकल होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जब फ्यूज होगा, ठीक है, तो ड्यूरिंग एक्सोसाइटोसिस द इनसाइड ऑफ द वेसिकल फ्लिप टू द एंडोसोम बिकम अ एक्सोप्लाज्मिक आउटर साइड ऑफ द सेल। तो आप समझ रहे हो क्या इसमें बात हो रही है? इसमें बात हो रही है कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट चेन है, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट चेन जो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ तक किस तरीके से पहुँचता है। वहाँ तक ऐसे ही नहीं होगा कि वहाँ ये कोई पौधा या झाड़ तो है नहीं है कि वहाँ से आपने बीज रख दिया और वो वहाँ से पैदा हो गया, नहीं। वो ईआर के थ्रू जाएगा, ईआर के थ्रू जाएगा गोल्गी में, गोल्गी से जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो एक्सोसाइटोसिस होगा और उसके बाद वो फ्लिप हो जाएगा और वो फ्लिप होके यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ हमें स्टेप बाय स्टेप दिखी हुई है कि देखिए रफ ईआर से कार्बोहाइड्रेट चेन आर एडेड टू द ल्यूमिनल साइड ऑफ द ईआर। ल्यूमिनल साइड ऑफ द ईआर में आपको होगा ड्यूरिंग वेसिकल ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेशन इज मेंटेन एंड कार्बोहाइड्रेट स्टे द इनसाइड द वेसिकल। कार्बोहाइड्रेट वेसिकल के अंदर ही रहेगा, कहीं भी कुछ नहीं होने वाला। और जैसे ही वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच जाएगा, ये देखिए क्या होगा ड्यूरिंग एक्सोसाइटोसिन के टाइम पे द वेसिकल इज फ्लिप टू बिकम एक्सोप्लाज्मिक आउटर साइड ऑफ द सेल। तो ये चीज़ होने वाली है। तो ऐसे ही अगर आपका कोई कार्बोहाइड्रेट बाहर नहीं पहुंच जाएगा, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाहर आउटर सेल में, जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, जो एक अटैच चीज़ होती है, ठीक है। तो वो इस पूरे सीक्वेंस में जाने वाला है। ये सीक्वेंस भी आपको याद रखनी है, कई बार कुछ क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूछ भी सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा डेप्थ में चीज़ें पे आपको काम करेगा। ये देखिए ये पूरा आपका डायग्राम है, किस तरीके से देखिए कितना ब्यूटीफुल डायग्राम है, कितने अच्छे तरीके से जो आप सभी चीज़ें वो समझ पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं। जो कॉप 2 होगा वो ईआर से गोल्गी में जाएगा। कॉप 1 जो हमारा रेट्रोग्रेड पाथवे रिटर्न होगा, रेप की हमें ज़रूरत पड़ेगी, केडीएल की ज़रूरत पड़ेगी, रेप 1 यहाँ पे होगा, रेप 2 यहाँ पे होगा। फिर मीडियल गोल्गी, फिर ट्रांस गोल्गी से क्या होगा, ट्रांस गोल्गी से रेप 8 के साइटोसिस होगा, एक्सोसाइटोसिस होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। क्लेथरिन से अर्ली एंडोसोम हो सकता है। फिर अगर हम बात करें तो क्लेथरिन से लेट एंडोसोम और रिसाइक्लिंग एंडोसोम होगा, जो लाइसोसोम में होगा। यहाँ पे हम लाइसोसोम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्लेथरिन से रेप 7 से लाइसोसोम में। देखिए ये जो जा रहा है वो रिसाइक्लिंग के लिए जा रहा है, ये पाथवे।
और ये पाथवे यहाँ से भी फिर लाइसोसोम में ही जाने वाला है। ठीक है, तो ये यही चीज़ चलने वाली है, रिसाइक्लिंग एंडोसोम। देखिए एंट्री के लिए क्या था, हमने पहले देखा SRP सेक 61, और अब अगर हम कोड ट्रांसलेशन की बात करें तो सेक 62 था, 63 थी, 71 और 72 था। ठीक है, और BPATP फॉर द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन सिंगल सीक्वेंस। और कोड प्रोटीन की बात करें तो COP2 मूव्स टू द कार्गो फॉरवर्ड सीज ER2 गोल्गी, COP1 मूव्स टू द बैकवर्ड क्लेथरिन बंडल्स पोस्ट गोल्गी एंड PM टेरिफ। मॉलिक्यूल्स की अगर GPS की बात करें तो रेप प्रोटीन मैंने आपको बताया था, थेथरिंग करेगा, वाइल द स्नेयर फॉर आर द मेम्ब्रेन फ्यूजन, जो हम बात की थी कि A स्नेयर था और T स्नेयर था। ठीक है, ये जो भी फ्यूजन हो गया। फिर शॉर्टनिंग की हम बात करें, जो रिटर्न की हम बात करें KDEL सिग्नल रिट्राइवल। ठीक है, जो हमें याद रखनी है। और दूसरी चीज़ हो सकती है कि जो हमारा मेनो 6 फॉस्फेट है उसकी भी हम बात कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ हमें सिग्नल के लिए याद रखनी है कि मेनो 6 फॉस्फेट लाइसोसोम में भेजने के लिए, और ये हमारा रिट्राइवल यानी कि रिटर्न भेजने के लिए। और असिमेट्रिक की बात करें तो ल्यूमिनल साइड ऑफ द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ऑलवेज बिकम्स एक्सोप्लाज्मिक फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो असिमेट्रिकल जो हमने बात की कार्बोहाइड्रेट की, जो फ्लिप हो जाएगा। तो यहाँ आज हम इतने तक रखते हैं, और जो हमारा लास्ट पार्ट होगा उसमें हम साइटोस्केलेटन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ने वाले, और दूसरे जो भी हमारा टॉपिक बाकी होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखिए विजुअल नेक्सस बायोलॉजी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चीज़ को अच्छे से समझ सके, विजुअलाइज कर सके। और आप देख पा रहे हो किस तरीके से अच्छा डायग्राम और पिक्चर आपको दिखाई रहा है, जो आपको अच्छे से विजुअलाइज कर पा रहे हैं आप बायोलॉजी को। और बायोलॉजी में विजुअलाइज आप कर पाएंगे तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे, क्योंकि रट्टा मारने का कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे आपको चीज़ें कॉन्सेप्चुअली समझनी है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज़ समझनी है। और अगर आपको नीट जैसी अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करनी है तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ ही जाना पड़ेगा। तो जुड़े रहिए विजुअल नेक्सस बायोलॉजी के साथ एंड एक्सप्लोर द अनसीन।